हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो यार दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। देखो जरा ध्यान दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग इसको खत्म करते हैं और साथ साथ में इस चैप्टर को भी आज हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ बातें करेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है आगे। देखो यार, कोलाइडल सॉल्यूशन की यदि बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, किस तरह से है, ये बात होता क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशन कब बनता है तो हम लोग साइज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल है, कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है और कौन सा सॉल्यूशन सस्पेंशन है। इनमें डिफरेंस क्या होता है एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूं और समझाता हूं। तो सबसे पहले तो डिफिनीशन समझो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 टाइप। हम लोगों ने क्या किया है, साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसके साइज के बेसिस पे, यदि हमसे पूछा जाए किसके साइज के बेसिस पे, तो दोस्तों किसके साइज के बेसिस पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज के बेसिस पे। जरा ये देखिए, जब भी हम कहीं सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है ऐसे, और एक हमारे पास सॉल्यूट होता है जिसको हम डालते हैं इस तरह से। ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, शायद मोबाइल वो रह गया है, इसको साइलेंट कर देता हूं। हाँ, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। इनके साइज के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए, एक कैटेगरी होती है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जो साइज होता है वो देखो, ये देखो एंगस्ट्रॉम में याद रखो, ज्यादा इजी है। साइज जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होगा, कलर चेंज कर देता हूं। पार्टिकल का जो साइज होता है मेरे दोस्त ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है ऐसे ट्रू सॉल्यूशन में। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। इतना छोटा साइज होता है किसका, पार्टिकल का। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक पार्टिकल का साइज रहता है। और जो सस्पेंशन होता है उसमें ग्रेटर देन 4 एंगस्ट्रॉम तक साइज रहता है। इससे भी बड़ा साइज होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो मैं समझाने को आपको बताता हूं कैसे किया। मैंने कहा कि यार इन लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, साइज के बेसिस पे। कौन कौन सा, जरा देखो, 1 मिनट, इसको अच्छा बनाते हैं, है ना, इसको अच्छा बनाते हैं, इसको रफ करो और मस्त हम लोग डिजाइन करते हैं। देखो कैसे डिजाइन करते हैं, ये देखो हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हम लोगों ने सॉल्यूशन को देखो किस तरह से क्लासिफाई किया है। देखिए, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया और हमने सॉल्यूशन को इस तरह से क्लासिफाई कर दिया। ये देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन को हम लोगों ने साइज के बेसिस पे इस तरह से क्लासिफाई किया। देखो पहला नंबर क्या क्लासिफिकेशन का है, पहला हमारा नंबर जो है वो क्लासिफिकेशन का है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया कोलाइडल और तीसरे को नाम दिया सस्पेंशन। तो जरा देखो, ये जो है ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये जो है ये कोलाइडल है और ये जो है मेरे दोस्त ये सस्पेंशन है। अब हमको कैसे याद रखना है, तो जरा ध्यान दीजिए, क्यों हमसे साइज पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा साइज कोलाइडल आयन का है या कोलाइडल सॉल्यूशन का है।
इनमें से कौन सी साइज रेंज जो है सस्पेंशन की है और इनमें से कौन सी साइज रेंज जो है ट्रू सॉल्यूशन की है। तो जब ऐसा पूछा जाएगा दोस्त तो हम कैसे बताएंगे, तो आप इसकी रेंज याद रखो। इसकी रेंज क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक। अब जरा देखो, लोअर रेंज को क्रॉस कर गए तो ट्रू सॉल्यूशन आ गया, अपर रेंज को क्रॉस कर गए तो सस्पेंशन आ गया। इसका मतलब यदि पार्टिकल का साइज लोअर रेंज से भी छोटा हो गया तो ट्रू सॉल्यूशन आ गया, और यदि पार्टिकल का साइज अपर रेंज से भी बड़ा हो गया तो सस्पेंशन आ गया। ऐसे याद रखोगे। बात समझ पाए कि हमको यदि कहीं याद रखना होगा तो हम किस तरह से याद रखेंगे, हम इस तरह से याद रखेंगे। तो क्या हुआ, हमने बात की कि यार कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन बोले जाते हैं जिनके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दोस्त हम उनको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जिसमें पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक होता है, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि लोअर लिमिट को क्रॉस कर गया तो मेरे दोस्त वो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, अपर लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो मेरे दोस्त सस्पेंशन हो गया। अब बच्चों ने सोचा ये सब ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या है, साइज से क्या डिफरेंस आता है। तो देखो साइज से क्या डिफरेंस आता है, एक एक करके बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखो पानी लिया, गौर से समझिएगा। अब आपको थोड़ा सा फील कराते हैं, क्योंकि जब फील आएगा तब समझ पाओगे कि ये क्या चल रहा है। ये पानी है, अब इसमें मैंने शुगर डाल दिया। अब पानी में जब शुगर डाल दोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, वो बताओ ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि इस सॉल्यूशन को हम किसी भी तरह की फिल्टर पेपर से या मेम्ब्रेन से अलग अलग कर पाएंगे, जरा बताओ। क्या हम छन्नी तो मान लो बहुत वैसा फिल्टर पेपर है जिसमें होल्स बहुत बड़े होते हैं, मान लो फिल्टर पेपर है, तो जब हम पानी में शुगर डाल दें या सॉल्ट डाल दें तो क्या हम उसको फिल्टर पेपर से छान पाते हैं, नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, पूरा का पूरा ये क्या होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा होता है। और इनको आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ना तो फिल्टर पेपर से कर सकते हो, ना किसी तरह की मेम्ब्रेन से कर सकते हो, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं, चाहे आपकी नेचुरल मेम्ब्रेन हो और चाहे आर्टिफिशियल हो। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल तो छोटा बहुत होता है और इस तरह से मिसबिल हो जाता है, इस तरह से मिल जाता है कि उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है और उनका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे पानी में आप शुगर डाल दो, पानी में आप सॉल्ट डाल दो, ऐसा। अब सस्पेंशन पे आते हैं। सस्पेंशन में साइज इतना बड़ा होता है कि साफ साफ आपको दिखता है। जैसे किसी ने क्या किया, पानी लिया, ये देखो, अब इसमें क्या डाल दिया, क्ले डाल दिया, मिट्टी डाल दी, इसमें आपने उठा के क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी। अब जब पानी में मिट्टी डाल दोगे तो आप स्टेयर करोगे तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको लगे, मगर जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो मिट्टी सटल डाउन हो जाएगी। पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि सॉल्वेंट के साथ, मतलब डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट को यहाँ डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, कि सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन फोर्स बना ही नहीं पाते, वो हमेशा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग आ जाते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में अलग आ जाते हैं। ये देखो, यदि आप इसमें क्ले डाल दोगे तो वो इस तरह से नीचे आ जाएगी, कुछ देर के बाद इस तरह से हमें साफ दिखाई देगा कि हाँ कुछ समय बाद वो क्या हो गई है, सटल डाउन हो गई है, ऐसे इस तरह से वो सटल डाउन हो जाएगी। तो सस्पेंशन का साइज इतना बड़ा होता है कि यार वो सॉल्वेंट के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन बना ही नहीं पाता है, हैवी साइज की वजह से, हैवी साइज की वजह से वो सटल डाउन हो जाता है, वो साफ दिखता है।
और इसको आप किसी से भी सेपरेट कर सकते हो, और इसको बोलते क्या है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलेंगे। और इसको आप फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हो, और इसको आप मेम्ब्रेन से भी सेपरेट कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिए, जो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो गया वो मेम्ब्रेन से तो सेपरेट हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स के होल्स और छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से भी छोटे होते हैं। अब बात आई कोलाइडल की। कोलाइडल इन दोनों के बीच की कड़ी है। कोलाइडल जो है इन दोनों के बीच की कड़ी है, मतलब उसके पार्टिकल का साइज इससे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में मिसबिल हो जाते हैं ऐसे। मगर कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मिल्क। मिल्क एक कोलाइडल है, हमें नहीं पता चलता कि मिल्क एक कोलाइडल है। हमें कैसे नहीं पता चलता? उसका रीजन है, नेकेड आइज से हम ये बात नहीं देख सकते, है ना, नेकेड आइज से नहीं देख सकते इस बात को, इस वजह से हमें पता नहीं चलता है। हमें कैसे पता चलेगा? हम दो तरह से इसको पकड़ पाते हैं। यदि हम फिल्टर पेपर लें तो फिल्टर पेपर से इसका सेपरेशन नहीं होता है, मगर यदि मेम्ब्रेन्स लें तो मेम्ब्रेन से इसके सेपरेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है ऐसे। और साथ साथ में ये भी एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, ये भी एक कैसा है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। तो ये भी हेट्रो सोल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो जरा देखो तीनों में डिफरेंस समझ पाए। साइज के बेसिस पे सोल्यूशन को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी वो जिसमें क्या है, जिसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल को समझ ही नहीं पाओगे, इतने ज्यादा डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिसबिल होते हैं, और ना उनको किसी तरह से सेपरेट कर पाओगे, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि वो एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसको होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। सस्पेंशन जो होता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, डिस्पर्सन फेज बोला जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल को यहाँ लैंग्वेज चेंज है, नाम चेंज हो जाते हैं, है ना, जैसे घर का नाम अलग है ना, टिंकू मिंकू पिंकू है ऐसे। स्कूल जाते ही वो रवि राजेश है ना, अभिनव, इनमें चेंज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से यहाँ है कि यार सॉल्यूट पार्टिकल इतने बड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे हम सॉल्यूट पार्टिकल बार बार मैं बोल रहा हूँ, मगर यह है क्या, डिस्पर्सन फेज बोला जाता है। डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सटल डाउन हो जाते हैं, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी बना ही नहीं पाते। जैसे ही आप स्टेयर करना बंद करोगे वो नीचे सटल डाउन हो जाएंगे एज ए प्रेसिपिटेट। कोलाइडल इन दोनों के बीच की कड़ी है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़े भी होंगे, सस्पेंशन से छोटे भी होंगे, और वो अपने डिस्पर्सन मीडियम के साथ, डिस्पर्सन मीडियम दिमाग में फीड कर लो, सॉल्वेंट हुआ, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट हुआ, उसके साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम नेकेड आइज से उसको नहीं देख पाते, और उनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होंगे, मगर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाते हैं। ये देखो, ये देखिए। अब इस बात को और, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ये देखो, फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, जब फिल्टर पेपर से पास कर गए इसका मतलब सेपरेट नहीं कर पाओगे। जो बात मैं बोल रहा हूं वही लिखी है ये, ठीक है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है कि वो इस बात को इस तरह से बता रहा है। वो कह रहे हैं ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, मतलब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, मगर एनिमल मेम्ब्रेन जो होती हैं किसी भी तरह की, एनिमल वेजिटेबल मेम्ब्रेन, इनसे पास नहीं कर पाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल कैसा होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, अभी मैंने बता दिया है ये बात, ठीक है। सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज ए वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस एंड कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। ये देखो, ये मैं बात अभी बोल चुका हूं कि आप सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम मान के चलो और सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज मान के चलो, है ना। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन। तो जरा देखो यार बच्चों, इनको हम क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके से। कैसे कैसे? एक, इंटरेक्शन के बेसिस पे कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्सन मीडियम है, मतलब जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। डिस्पर्स फेज देखो, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं। पहला डिवीजन है, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो ज्यादा है, ज्यादा ये है, और कम वाला ये है, कम वाला पार्ट, मतलब एज ए सॉल्यूट आप मान लो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में,
और इसको एज ए सॉल्वेंट मान लो देसी लैंग्वेज में। ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इंट्रैक्शन के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि इंट्रैक्शन कैसा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के साथ, और साथ में ठीक है, और साथ में हम क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज का मतलब क्या, सॉल्यूट, उनके पार्टिकल किस तरह के नेचर के हैं उसके बेसिस पे, किस तरह के नेचर के हैं। तो जरा दिमाग में पिक्चर बनी, डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट मानोगे, डिस्पर्स फेज का मतलब एक तरह के सॉल्यूट मानोगे, ठीक है। दूसरी बात मानोगे क्या कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन इसका किया है। वो जो 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है, देखो, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन बेसिस ऑफ, इन बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, इन बेसिस ऑफ। तो हमने एक बार जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया मेरे बच्चों, वो क्लासिफिकेशन किया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि जब वो आपस में बनाएंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, और कौन कौन से फिजिकल स्टेट आपस में मिलकर बनाएंगे। फिजिकल स्टेट किसकी किसकी, एक हमारा है क्या, देखो जरा, एक हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, एक हमारा है डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे, तो डिस्पर्स्ड फेज इसको तुम एज ए सॉल्यूट मान लो, जैसे थोड़ी सी पिक्चर दिमाग में बन सके, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम इसको आप एज ए सॉल्वेंट मान लो, तो एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन पाएगी। इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं इंट्रैक्शन के बेसिस पे कि इन दोनों के बीच में कैसा इंट्रैक्शन आया है, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों साइज के बेसिस पे होता है, साइज फॉर्मेशन, मतलब साइज फॉर्मेशन या पार्टिकल फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्स फेज। जो हमारा डिस्पर्स फेज है मतलब सॉल्यूट है, उसका साइज क्या है या वो कैसे फॉर्म होता है, साइज फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो, एक मिनट यार यहां से डिलीट हो रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, कि डिस्पर्स फेज का फॉर्मेशन कितनी तरह से हो सकता है। अब डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट मान के चलिएगा तो थोड़ा पिक्चर आसानी से समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, कोलाइडल का पार्टिसिपेशन, कोलाइडल को हम लोग क्लासीफाई कर दिया 3 तरीके से, ठीक है, एक इंट्रैक्शन के बेसिस पे, एक सॉल्यूट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मतलब डिस्पर्स फेज के फॉर्मेशन के बेसिस पर, और एक उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। जल्दी से आप इसको एक बार नोट करें, ठीक है, जल्दी से नोट करिए दोस्त। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम एक एक करके इनको क्लासिफाई करते हैं और समझाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। कितनी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है जरा समझो। देखो, डिस्पर्स फेज हमारा क्या है, क्या है ये, इसका मतलब ये कम वाला है, कम वाला मतलब ये अमाउंट में कम है ना, ये अमाउंट में क्या है, कम है। और ये ज्यादा वाला है मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा है किसमें, अमाउंट में, अमाउंट में, और वो अमाउंट में कम है। अब जरा देखो कितनी तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तो जरा मेरे दोस्त बताना, हमारे पास क्या क्या है, एक है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज, अब इसकी कितनी फिजिकल स्टेट हो सकती है, और एक है हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम, अब इसकी कितनी फिजिकल स्टेट हो सकती है।
तो इसकी 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अच्छा, इसकी खुद की भी 3 फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है इन दोनों को मिलाने से? गैस प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस सॉलिड। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा डिस्पर्स्ड फेज। और ये क्या है? ये है हमारा डिस्पर्शन मीडियम। अब ये गैस हो गया, अब इसका लिक्विड लेना चालू करो, लिक्विड, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड। फिर क्या हो गया? अब ये सॉलिड ले लो, सॉलिड, 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 ठीक है। अब इसका सॉलिड, इसका सॉलिड, सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो ये कितने हो गए? ये यार मैथ के हिसाब से 9 तरीके से आएंगे जब 3 3 है तो। ये देखो ये कितने हो गए, चेक करो। ये देखो ऐसा हुआ कि यदि हम फिजिकल स्टेट के बेस पे देखें तो 9 तरीके से आ सकते हैं, मगर इसमें से इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोलते। ठीक है, ये जो है ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोला जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोला जाता है, ये गैस मिक्सचर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, अब कितने हो गए? तो इसका मतलब अब हमारे पास हो गए 8। तो टोटल 8 टाइप ऑफ कोलाइडल solution form in basis of physical state। तो जरा समझो, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम एक टाइप से इनको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों एक टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इसको गैसियस मिक्सचर बोला जाता है, कोलाइडल नहीं बोला जाता है। वो एक दूसरे पर किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं रहते हैं, रैंडम इधर उधर भाग रहे होते हैं। कोलाइडल बोलने के लिए उनके बीच में किसी ना किसी तरह का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह का इंटरेक्शन। और इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता मेरे दोस्त, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, इस वजह से हम लोग इसको कोलाइडल नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे हम 8 तरह के कोलाइडल फॉर्म कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए ही आपको टेबल दी गई है। ये देखो ये क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? सॉलिड। अब बातों को समझिएगा, सॉलिड प्लस सॉलिड मिलके क्या बनाएंगे? इसके सोल, टाइप ऑफ कोलाइड का नॉमेनक्लेचर क्या है? सॉलिड सोल। इसको हम सॉलिड सोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सॉलिड सोल कहते हैं। जब सॉलिड प्लस सॉलिड मिलके बनते हैं, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। मतलब आप लोग जो, जैसे एक ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास और एक कलर्ड ग्लास होता है, ग्लास तो सॉलिड होता है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास और कलर्ड ग्लास बनता कैसे? ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक ही टाइप का ग्लास है और कलर्ड ग्लास में 2 तरह के ग्लास या 4 तरह के ग्लासों की मिक्सिंग की जाती है। तो ये एक तरह का कोलाइडल है। तो जब सॉलिड प्लस सॉलिड मिलेंगे तो उस कोलाइडल का नाम क्या होगा? सॉलिड सॉल होगा। देखो नॉमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई? अभी सही कर देते हैं यार दोस्त, ऐसी क्या बात है? ये देखिए हाथ लग गया होगा तो वो कहीं इधर उधर भग गया होगा। चलिए, तो जब सॉलिड प्लस सॉलिड मिलेंगे तो जो सॉल आएगा उसका नाम होगा सॉलिड सॉल। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो इसमें लिखे हैं बस वही याद करने हैं आपको, ध्यान रखना है। बस ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये आते हैं, याद होने चाहिए। ये देखो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और ये
तो जब सॉलिड प्लस सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्व होगा, ठीक है, ग्लासेस हो गए, कलर्ड ग्लासेस हो गए, जेमस्टोन होंगे। अब सॉलिड प्लस लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं सिर्फ सॉल्व। सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता भी जाता हूं। ये देखो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे लिक्विड है, लिक्विड ज्यादा है ऐसे, ये हमारा हुआ डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान रखिएगा, जहां जहां डिस्पर्सन मीडियम आएगा वहां डीएम लिख दूंगा, ठीक है, बार बार आएगा, बार बार कितना लिखूंगा, और डिस्पर्स फेज को डीपी लिख दूंगा। अब डीपी से कुछ बच्चों को तो बस वही याद आया होगा, है ना, डीपी मतलब वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, ये सब। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये देखो, ये हमारे जो है सॉलिड है, सॉलिड का था ना, हाँ, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो लिक्विड पर सॉलिड जो होगा मिक्स हो जाएगा, और ऐसे मिक्स होगा कि दिखेगा नहीं, लिक्विड पर सॉलिड इस तरह से मिक्स होगा यूनिफॉर्मली एक तरह से लगभग। ये देखो, तो इसके साथ इसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना इन लिक्विड पे ऐसे जाके एम्बीडेड हो जाएंगे इस तरह से। ये देखो, तो वो समझ ही में नहीं आएगा कि यार वो अलग अलग है, मतलब हर एक पार्टिकल के साथ एक दूसरा पार्टिकल ज्वाइंट हो जाएगा, हर एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल ज्वाइंट हो जाएगा। तो सॉलिड प्लस लिक्विड को सॉल कहते हैं। इसके एग्जांपल देखो, पेंट, पेंट तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। ये देखो, अब सॉलिड प्लस गैस, गैस ज्यादा है सॉलिड कम है, मैंने बताया है कि ये ज्यादा वाला है ये कम वाला है, गैस ज्यादा है उस पर सॉलिड कम है। ऐसा होने से क्या होता है, अरे यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हम लोग डेली देखते हैं, एरोसॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम मार्केट में यही चलता है सर्दी में, है ना, जितने भी मेट्रो सिटी, क्या छोड़ो यार, पूरे इंडिया में यही चलता है सर्दियों में। क्या, सॉलिड प्लस गैस, जो हमारी एयर होती है, ठीक है, उस एयर पर हमारे छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल बैठ जाते हैं, उसको एरोसोल बोलते हैं। और ये देखो स्मोक, और या डस्ट पार्टिकल, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इस बार तुम पेपर दे रहे होगे तब तक यही मौसम चल रहा होगा, सर्दियों में वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, सर्दियों में वो नीचे आ जाते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से। ऐसे वो ऊपर रहते हैं तो हमें इतना इफेक्ट नहीं करते, जब नीचे आ जाते हैं तो हम लोगों को इफेक्ट करते हैं, किसको, सांस लेने में, हम इसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो जब देखो गैस ज्यादा है, और गैस ज्यादा है उस पर सॉलिड इम्बीडेड हो गए, सॉलिड पार्टिकल छोटे 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 छोटे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा टीवी में देखा होगा कि हम लोग उनकी रेडियस और पिकोमीटर भी, उनको कौन से पार्टिकल नाम दिया गया था, पीएम करके बोला जाता था, है ना, कि वो एरोसोल। अब देखो लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका मतलब सॉलिड ज्यादा है उसमें तुमने लिक्विड डाला है, उसको कहते हैं जेल। और ऐसे एग्जाम्पल आपके घरों में पाए जाते हैं, चीज, बटर, जेलीज, ये सब। इसमें क्या है, हमारे पास सॉलिड ज्यादा है और उसमें तुमने लिक्विड मिला दिया, सॉलिड ज्यादा है लिक्विड मिला दिया, मगर इस तरह से मिलाया है कि वो इस तरह से जेल बन जाते हैं, चीज बन जाता है, बटर बन जाता है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कोलाइडल को कोई ना समझ पाए तो इसका बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे आइसक्रीम। आप बहुत ज्यादा चैनलों पे या घरों में देखते हो आइसक्रीम बनाई जाती है, तो पहले क्या किया, पहले उसमें दूध डाल दिया, ठीक है, अब उसमें यदि मान लो बनाना आइसक्रीम बनानी है तो बनाना को इस तरह से मिला देते हैं कि दिखता नहीं है कि बनाना और मिल्क अलग अलग है, या मैंगो को इस तरह से मिला देते हैं, या पाइनएप्पल को इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसी तरह से वाटरमेलन को इस तरह से मिला देते हैं कि लास्ट में जब बन के आइसक्रीम आती है तो नहीं समझ में आता कि वो अलग अलग है, जबकि वो कोलाइडल ही है। तो ये देखो, लिक्विड प्लस सॉलिड मिलके जो बनाएंगे उस कोलाइडल का नाम होगा जेल, और उसके एग्जांपल हैं ये। और लिक्विड प्लस लिक्विड मिलके बनाएंगे तो उसका नाम होता है इमल्सन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछा जाता है, क्योंकि मिल्क हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। लिक्विड प्लस गैस एरोसोल फिर आए, मगर ये एरोसोल कौन वाला होगा, फोग, ठीक है, क्लाउड, ये वाला। ये इतना खतरनाक हमारे लिए नहीं है, लिक्विड प्लस लिक्विड वाला, ये हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। गैस पे लिक्विड आ गई है, गैस पे लिक्विड आ गई है, इसका मतलब तुम जानते हो यार, ये तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, गैस पे लिक्विड आना, है ना, गैस पे लिक्विड आने का मतलब फॉग बन गया, इससे हमें कोई खतरा नहीं होता है। अब देखो गैस इन सॉलिड, इसका मतलब सॉलिड ज्यादा है उस पर गैस आ गई है, सॉलिड ज्यादा है उस पर गैस आ गई है, उसको सॉलिड सॉल्व कहते हैं।
सॉलिड ज्यादा है, उस पर गैस आ गई है, उसको सॉलिड सॉल्व कहते हैं। ये देखो फॉर्म, रबर फॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा स्पंज टाइप का एक दबता है, उस पर पैर रखो तो स्पंज टाइप का पैर उसमें पूरा घुस जाता है, और फिर बाहर निकालो वो फिर फूल जाता है, वो यही चीज है। गैस प्लस लिक्विड, ये दाढ़ी बनाने के लिए इस टाइम, अब पहले तो वो चलते हैं ना, एक क्रीम डालो फिर ऐसे ऐसे घंटों ये करो, अब चलता है बस ऐसे फॉर्म टाइप का निकालो, लगा लो और फिर खींच दो, है ना। तो ये है फॉर्म, गैस प्लस लिक्विड। तो ये एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब जरा देखो इसके बाद, अब जरा देखिए हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया, हमने क्लासिफिकेशन अभी कराया था किसके, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, क्लासिफिकेशन इन बेसिस ऑफ इंट्रक्शन। इंट्रक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो जब आप इंट्रक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे तो किस तरह के इंट्रक्शन पॉसिबल है भाई, जरा बताओ। इंट्रक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सपोज करो क्या है, डीएम डीपी है, डिस्पर्सन फेज्ड है, और ये हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है। वैसे तो ये कोई भी फेज हो सकता है। अब इनके बीच में कैसा इंट्रक्शन आ सकता है, इनके बीच में दो ही टाइप के तो रिलेशन पॉसिबल है इंट्रक्शन के बेसिस पे। या तो ये एक दूसरे को इंट्रैक्ट करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं लविंग टेंडेंसी। या ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब रिपल करते हैं या तो यार ये एक दूसरे का रिपल्सन करेंगे, तो जब रिपल्सन करते हैं तो इसको बोलते हैं हेटिंग टेंडेंसी, कि वो एक दूसरे को हेट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो जब वो एक दूसरे को रिपल करते हैं तो, और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो, इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी है भाई? दो लोगों के बीच में क्या हो सकता है, प्यार हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है। अब कह रहे हैं वो दो लोगों के बीच में सर कुछ भी तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक साथ रह रहे हैं, एक घर में दो लोग रह रहे हैं, ठीक है। चलो इस बात को सिंपल बताता हूं, मियाँ और बीबी हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो सकता है, या तो प्यार हो सकता है या लड़ाई हो सकती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता नहीं सर उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। तो बस उसी तरह से कहानी है कि यदि आपके पास डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, तो उनके बीच में दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो उन दोनों के बीच में प्यार हो सकता है, या तो उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो सकती है। तो जरा देखो, प्यार होता है तो क्या होता है, दुश्मनी होती है तो क्या होता है दोस्त। देखो लायोफोबिक, सॉरी लायोफोबिक सॉल्व, लायोफोबिक सॉल्व क्या होते हैं, जब दोनों के बीच में प्यार होता है, मतलब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये देखो, ये कहीं यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। ये क्या होता है, जब लविंग टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ, लविंग टेंडेंसी, तब लायोफोबिक बनता है, लायोफिलिक बनता है। लायोफोबिक में क्या होता है, हेटिंग टेंडेंसी होती है, मतलब वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते। तो जरा समझो, लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक में होता है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में लविंग टेंडेंसी होती है, मतलब एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। किसमें, लायोफिलिक में। सॉल्व है, ठीक। और उसमें क्या होता है, हेटिंग टेंडेंसी होती है, मतलब उनमें रिपल्सन होता है। अब जरा इससे होगा क्या, जरा देखो इस बात को देखो, ठीक है। अब ये उनके प्रॉपर्टीज है कि हाँ उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो उनको बनाने का तरीका, मतलब उनको बेसिस देखो, दो के बीच में बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन है, दो के बीच में हेटिंग टेंडेंसी है, इंट्रैक्शन नहीं है या कम कम है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जरा देखो क्या क्या होता है, इजी ऑफ फॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद द लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये कह रहे हैं कि इसमें आप उनको डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हो। क्यों, लविंग टेंडेंसी है तो डायरेक्ट मिक्स करोगे, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ वो क्या कर जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे। मगर यहां डायरेक्ट नहीं मिक्स कर सकते, एक स्पेसिफिक मेथड के साथ ये काम किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक मेथड से ये काम कर सकते हैं, है ना, किसी बॉन्डेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी, क्वाइट स्टेबल एंड नॉट इजिली प्रेसिपिटेट और कोगुलेटेड।
स्टेबिलिटी इनकी ठीक ठाक होती है, ठीक है। अब ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करते। ये क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ये इजीली प्रेसिपिटेट बना देते हैं। स्मॉल अमाउंट, ये देखो, इजीली प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो कोलाइडल जो है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोलाइडल जो है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने का मतलब वो सस्पेंशन की ओर भाग जाएगा, वो सस्पेंशन की ओर चला जाएगा। कैसे जाएगा, अभी थोड़ी देर में आएगा भी। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है। क्यों? इंट्रैक्शन, आपने सपोज किया, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे आप समझ जाएगा। पानी में गैस डिजॉल्व हो गई, कोई गैस है, आपने डिजॉल्व कर दी, अब उसको हीट किया, गैस बाहर निकल गई, फिर टेम्परेचर कम कर दो, गैस फिर से डिजॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, वो एक दूसरे के साथ लविंग टेंडेंसी में है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये रिवर्सिबल होता है, इसी वजह से ये रिवर्सिबल होता है। ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हमें करना पड़ता है, तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार कर दिया तो बस कर दिया, और यदि वो अलग हो गए तो फिर अपने आप नहीं जुड़ेंगे, फिर वो स्पेसिफिक मेथड से उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर उनको वो स्पेसिफिक मेथड से जोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि हेट है ना, तो आपस में कैसा मिलन, कोई मिलन नहीं, जबरदस्ती जोड़ा जाता है, तो जुड़ गए, अब वो जुड़े रहेंगे। मगर ये तुमने एक बार अलग कर दिया तो फिर वो आपस नहीं जुड़ेंगे, अपने आप नहीं जुड़ेंगे, फिर आपको स्पेसिफिक मेथड लगाना पड़ेगा, तो फिर वो क्या, रिवर्सिबल कहां रहे, इरिवर्सिबल हो गए। इजिली हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेशन करते हैं, ये ज्यादा हाइड्रेशन नहीं करते। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक स्टार्च, गम, यूजली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये देख लो। अब जरा देखो यार बात, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑन बेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तीसरा पार्ट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्या? एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जिसके अंदर 8 आए, फिर इंट्रैक्शन के बेसिस पे जिसके अंदर 2 आए, लायोफिलिक, लायोफोबिक, फिर अब पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। कौन सा पार्टिकल? डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरी में डालते हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डालते हैं, 1, 2 और एक और होगी 3। अब एक एक करके ये तीनों बातें मैं आपको समझाता हूं कि ये होती क्या है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल का मतलब क्या है, जरा इस बात को आप समझो, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये एक कोलाइडल एटम है, ये, और बच्चों ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इसकी रेंज कहां है? इसकी रेंज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की है, गौर समझते जाइएगा, ये ट्रू सॉल्यूशन की है। इसकी रेंज, जब ये इंडिविजुअल था तो इसकी रेंज ट्रू सॉल्यूशन वाली थी। अब ये क्या करता है, अपने से नंबर ऑफ छोटे छोटे इसी के पार्टिकल को ऐड कर लेता है, और ऐड करके इस तरह से ये देखो बड़ा बना देता है, और किस रेंज में आ जाता है? कोलाइडल सॉल्व के रेंज में आ जाता है, रेंज ऑफ रेंज ऑफ 10 नैनोमीटर टू 10 की पावर 4, 10 एंगस्ट्रॉम टू 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। और यहां पे क्या किया है, यहां पे उसकी रेंज थी 10 एंगस्ट्रॉम से छोटी। ओ ये तो साइन उल्टा लग गया है ना बच्चों, 10 एंगस्ट्रॉम से छोटी मतलब ऐसा। तो जरा देखो, जब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब छोटे छोटे मेटल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, और एग्रीगेट करके एक इस तरह का कोलाइडल आयन बना लेते हैं जिसका साइज कोलाइडल आयन के आसपास होता है। इसको बोला जाता है मल्टी लेयर। ये देखो, देखो जरा, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, a large number of atoms and small molecule of a substance aggregate, ये देखो, together to form specific having size in the colloidal range। ये देखो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल
गोल्ड सॉल्व, सल्फर सॉल्व। अब ये क्या हुआ, यही मैं आपको समझा रहा था। ये देखो, ये छोटे जो एटम या मॉलिक्यूल है वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं और एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज का कोलाइडल आयन बना देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, जनरली मेटल इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में जनरली कौन आता है, मेटल आता है। जैसे गोल्ड का सॉल्व, गोल्ड सॉल्व, सिल्वर का सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, प्लेटिनियम का सॉल्व, सल्फर का सॉल्व, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल हमेशा सिंगल एटम होगा। वो सिंगल एटम वंडरवाल फोर्सेज या किसी फोर्सेज के थ्रू आपस में क्या हुआ, इंटरेक्ट हो गया, इंटरेक्ट होके उसने बड़ा कर दिया, और जैसे ही रेंज बड़ा कर देगा साइज की, वो कोलाइडल में आ जाएगा, ऐसे इंटरेक्ट होगा। और ये इसको बोलते हैं मल्टी लेयर। इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब माइक्रो कोलाइडल क्या होते हैं, माइक्रो कोलाइडल क्या होते हैं, एक रास्ता था कि हम छोटे छोटे एटम को या मॉलिक्यूल को मिलाकर एग्रीगेट करके बड़ा आयन बना ले, ठीक है, बड़ा आयन बना ले जो कोलाइडल रेंज का हो। और एक रास्ता ये है कि यार वो पहले से ही बड़ा हो, डिस्पर्स फिर कोलाइडल साइज का हो। ऐसा कब हो सकता है, डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि एटम दिखता नहीं है, मॉलिक्यूल दिखता नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है यदि वो पहले से ही पॉलीमरिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। जैसे ये देखो, इसको पढ़ो, माइक्रो मॉलिक्यूल इज सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल में बी कोलाइडल रेंज, यदि उसका साइज खुद ही कोलाइडल रेंज के आसपास हो। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कौन होगा, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, इंजाइम, पॉलीथीन, नायलॉन, है ना, रबर, ये सब क्यों, क्योंकि ये खुद पॉलीमर है। अब जब यार खुद पॉलीमराइजेशन से बने हैं तो बड़े तो होंगे ही होंगे, तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही कोलाइडल में आ जाते हैं। ध्यान रखो, स्टार्च का जो मॉलिक्यूल हुआ या प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल हुआ वो अपने में पहले से ही ये काम कर चुका है। मल्टी लेयर में क्या होता है, ये काम हम किसी मेथड से कराते हैं, मगर प्रोटीन में ये काम हम नहीं कराते, नेचुरल फॉर्म में करके मिला होता है। स्टार्च हम बनाते हैं क्या, किसी मेथड से बनाते हैं कि नहीं कंटेक्ट प्रोसेस से स्टार बनना है, ओस्टवार्ड प्रोसेस से स्टार बनना है, नहीं ना यार, नेचर बना के देता है। तो जो नेचर बना के देता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आता है। भाई बच्चों को एक बात समझ में आ रही होगी यार, प्रोटीन भी तो पॉलीमराइज हो रहा है, तभी तो इतना बड़ा प्रोटीन आया। स्टार्च भी तो ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन फॉर्म है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन फॉर्म है। तो सर इसको क्यों नहीं डालना है मल्टी लेयर में, दोनों में डिफरेंस है। मल्टी लेयर वाला जो होता है वो सिंथेटिक प्रोसेस है, वो हम लोग जनरली कराते हैं, वो अपने आप ऐसा नहीं करते हैं, मगर ये अपने आप नेचर में पाया जाता है। तो यदि कोई ऐसे मॉलिक्यूल है जो नेचर में पहले से ही इतने बड़े पाए जाते हैं तो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। और यदि हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जनरली हमको बनाने पड़ते हैं, तो हम इस कैटेगरी में डालते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल, और जनरली ये मेटल के सॉल्व होता है। ठीक, बात समझ पाए, दोनों में डिफरेंस। अब तीसरा एसोसिएटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलाइड और माइसेल। ये क्या होता है, एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। There are some substances which at low concentration behave as a normal strong electrolyte, but at a high concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregation. ठीक है, the aggregated particles thus form are called micelles. These are also known as the associated colloidal. अब ये क्या कहानी है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। देखो यार, इनकी कहानी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, जैसे ये देखो हमने लिया C17 S35 COOK। अब यदि इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके पास बहुत सारे कार्बन है ना, ऐसे
बहुत सारे कार्बन है, ऐसे कार्बन चलते चले जा रहे हैं ऐसे, और फिर ये यहां आया और ये हमारा बना ग्रुप ऐसे। यही सिचुएशन तो है। अब इस सिचुएशन में जरा देखो इस मॉलिक्यूल के पास क्या क्या है। ये वाला पार्ट मॉलिक्यूल के पास पोलर है, ये कैसा है, पोलर पार्ट है, और ये वाला पार्ट उसके पास क्या है, नॉन पोलर। ऐसे सही है कि नहीं, ये पार्ट पोलर है, ये पार्ट नॉन पोलर है, और जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो नॉन पोलर वाला पार्ट को होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो होते हैं वाटर हेटिंग होते हैं, हीटिंग, ये जो होते हैं रिपल्सन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, रिपल्सन विद वाटर, और ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अकर्स विद वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर भी पोलर है, ये तो हम बचपन से जानते थे, बचपन से हम लोगों को ये बात पढ़ाई गई है और मैंने भी पढ़ाई है कि पोलर सबसे ज्यादा तो सोल्यूशन में पढ़ा होगा। पोलर जो होते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब सेम जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो पोलर इंटरेक्ट करता है, और बच्चों नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करता है। नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये देखो, तो अब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास नॉन पोलर पार्ट भी है, पोलर पार्ट भी है। जब उसको तुम पानी में डालते हो तो जरा देखो वो क्या करता है, जब उसको तुम पानी में डालते हो, जैसे ये देखो पानी है, वाटर है, ये देखो ये वाटर है, अब तुमने इसको डाल दिया मॉलिक्यूल को। अब देखो ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है, जैसे ही तुम इसको मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसका एक पार्ट पानी से हेट करता है और एक पार्ट पानी से प्यार करता है। तो हेट वाला पार्ट क्या करता है, जरा गौर से देखना, ये जो है इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन यदि मैं ऐसे कर दूं तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा। देखो हेट वाला पार्ट मैंने ग्रीन कलर, लविंग वाला पार्ट ग्रीन कलर से बना दिया है, और हेट वाले पार्ट को हमने क्या किया है, ब्लू कलर से बना दिया है ऐसे। तो अब देखो ठीक है ना रिप्रेजेंटेशन, अब इसी रिप्रेजेंटेशन को आगे ले जाते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा हेट वाला पार्ट, जो हमारा ग्रीन ये वाला पार्ट है, ये मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से एग्रीगेट हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, अच्छा बनाता हूं। अब देखो अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे होगे, मैं इसको अभी पूरा कर दूंगा ना, देखो क्या हुआ क्या, उसने क्या किया, एक गोल बना लिया। गोल कैसे बना लिया, जो नॉन पोलर पार्ट है वो एक साइड में हो गए चारों तरफ से, और चारों तरफ पोलर पार्ट एक साइड में हो गए। देखो नॉन पोलर पार्ट का इन्होंने एक सर्किल बना लिया, अब पोलर पार्ट का एक सर्किल बना लिया ऐसे। जब ये पानी में जाते हैं तो इस तरह से बन जाते हैं, आपस में इंटरेक्ट होके कैसे बन जाते हैं, इस तरह से। अब ये पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, वाटर भी पोलर है, आराम से इंटरेक्ट करेंगे। ये पोलर पार्ट है, वाटर भी पोलर है, आराम से इंटरेक्ट करेंगे। ये पोलर पार्ट है, वाटर भी पोलर है, आराम से इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में एग्रीगेट करके एक स्पेशल टाइप का आयन बना लेते हैं इस तरह का, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, नॉन पोलर पार्ट आपस में इस तरह से इंटरेक्ट हो जाते हैं अंदर की ओर, और पोलर पार्ट बाहर की ओर इंटरेक्ट रहता है।
एक तरह से गोल बना लेना, जैसे पेन है, पेन का गोल फॉर्म बना लो, है ना। ये वाले पार्ट बाहर रहेंगे, ये वाले पार्ट अंदर रहेंगे चारों तरफ से, और उसके बाहर पानी है। अब पानी में जब ये जाएंगे तो पानी के साथ इंटरेक्ट भी रहेंगे और मिले भी रहेंगे। इसको कहते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड। ये हमारे बोले जाते हैं, ये देखो एसोसिएटेड कोलाइड। ये क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, ये देखो, है ना, ड्यू टू, ये देखो एसोसिएटेड पार्टिकल दस फॉर्म द कोलाइडल। और इसको ही क्या कहा जाता है, इसको नाम बताना भूल ही गया, ये जो आया इसी का नाम रखा जाता है माइसेल। ये देखो ऐसे। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, क्या ये प्रोसेस किसी भी कंसंट्रेशन पे हो जाता है, तो नहीं, ये जो प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे होता है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज अकर्स। जब कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक होता है तब ये काम होता है। उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का नाम रखा जाता है CMC। उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का नाम रखा जाता है CMC। CMC क्या है, ये देखो, अब आगे की लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ए माइसेल्स टेक प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी ये मुझे बताना बाकी है। एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन CMC। ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाएगा, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन सॉल्यूट का होना ही चाहिए। उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का हम लोग नाम रख रहे हैं क्या, उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का नाम रख रहे हैं CLC, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर का नाम रख रहे हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो दोनों चीजें रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल डाला ऐसा काम करेगा, नहीं, ऐसा काम तभी होगा जब उसका अमाउंट सफिशिएंट हो और टेम्परेचर सफिशिएंट हो। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो भी वो बेचारा ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, उसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो वंडरवाल फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को CMC बोलते हैं, और वो स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये काम होगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए क्या था ये। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जरा आप पहले समझ लो, हम लोगों ने काम क्या किया। हम लोगों ने काम ये किया कि सबसे पहले पढ़ाया कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन दोस्त क्या होते हैं, यदि एटम की रेंज 10 एंग्स्ट्रॉम से लेके 10 की पावर 4 एंग्स्ट्रॉम तक है तो वो कोलाइडल है। लोअर लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो ट्रू सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, अपर लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया। कहानी खत्म हो गई, उसको किनारे कर दिया, ठीक है। फिर हम और आगे आ गए। फिर जब और आगे आए तो मैंने क्लासिफिकेशन किया, फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन किया, फिर और इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया कि डिस्पर्सन फेज के एलिमेंट कैसे फॉर्म होते हैं। फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन 8 तरीके से किया गया, इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया, लायोफिलिक, लायोफोबिक, और इसके डिस्पर्स फेज के फॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया, ठीक है। मल्टीलेयर, ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मल्टीलेयर में क्या होता है, एटम जो होते हैं आपस में जुड़कर एक बड़ा बल्क बना देते हैं जो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। माइक्रोमॉलिक्यूल में क्या होता है, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट पहले से ही बड़ा होता है, वो कोलाइडल रेंज में रहता है। एसोसिएटेड में क्या होता है, एसोसिएटेड में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं। वो पानी में डाले जाने पर आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एक सर्किल के फॉर्म में, और क्या कर देते हैं, एक बल्क आयन जनरेट कर देते हैं वाटर के साथ। ये देखो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स, ये मैं पीछे ही अभी पढ़ा के आया हूं किस तरह से होता है। ये देखो इन्होंने दिखाया भी है, ये देखो
ये हमारा सोडियम सिट्रेट है, तो ये हमारा नॉन पोलर पार्ट है और ये हमारा पोलर पार्ट है। ये पोलर पार्ट हो गया और ये हमारा पूरा का पूरा नॉन पोलर पार्ट हो गया। ये देखो ऐसे। अब इस पार्ट को देखो, इस पूरे फिगर को इन्होंने ऐसे कर लिया, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है, इस तरह से। अब इसी चीज को देखो पानी में ऐसे डाला गया है, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये देखो इस तरह से बन गया, इस तरह से आपस में इंटरेक्ट हो गया ये। और ये जो हमारा आया है, अब ये पानी से इंटरेक्ट करेगा ये वाले सारे पोर्शन, और जब ये ऐसा करते हैं तो इनका साइज बढ़ गया ना, और साइज बढ़ गया तो साइज किस रेंज में आ गया, कोलाइडल रेंज में आ गया, तो ये कोलाइडल रेंज बना देते हैं। तो पानी में जाने पर ये इस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से। ये सारा नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट आपस में वंडरवाल फोर्स का इंटरेक्शन लगा के जुड़ा रहता है, और उसके चारों ओर पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट वाटर से ऐड हो जाता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ये किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, ऐसे। अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये यार आप लोगों ने 11 12 में 9 10 में भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा देता हूँ, बहुत सिंपल होता है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं जो हम लोगों को टेंशन दे। तो जरा बताओ, आप बताओ सोप होते क्या है। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं मेरे दोस्त, सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक एसिड, सॉल्ट या ऑर्गेनिक बेस सॉल्ट होते हैं, ऐसे। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था C17H35OONA, ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये सोप का स्ट्रक्चर है। अब जरा देखो, ये हमारा सोप है, आप बस इसको मान के चलो। अब हमारे कपड़ों में क्या आता है, हमारे कपड़ों में जैसे ये देखो एक कपड़ा है, हमारे कपड़ों में ऑयल रहता है, ग्रीस रहती है, ये सब रहती है। ऑयल हो, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक मिनट, ये देखो, ये देखो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, सराउंडिंग बाय द स्ट्रिंग। ये तो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि उन्होंने क्या रख रखा है, इनको छोड़ो। अब ऑयल रहता है, ग्रीस रहता है, ऑयल ठीक है, ग्रीस, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नॉन पोलर है, ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर है। अब बताओ नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, नॉन पोलर करेगा। तो जब तुम इसको डालोगे तो ये कैसा है, ये ऐसे है, ये नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है। अब होगा क्या, जरा गौर समझिएगा, ये जो हमारा ऑयल है, ये इसको मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इसके साथ इसका नॉन पोलर पार्ट इंटरेक्ट हो गया ऐसे, ऑयल के साथ, देखते जाइएगा, ऑयल के साथ डिटर्जेंट का नॉन पोलर पार्ट ऐसे इंटरेक्ट हो गया। क्यों, ये हमारा सोप का कैसा आ गया, नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रीस, ऑयल, ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर पार्ट जो होगा सोप का वो आ जाएगा। नॉन पोलर पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, ठीक है, ग्रीन कलर वाला। व्हाइट वाला कैसा है, पोलर पार्ट है, वो आ जाएगा। अब जरा बताना पोलर पार्ट क्या होगा, पोलर पार्ट बाहर की ओर आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। बात समझ पा रहे हो क्या हुआ यार, हमारे पास ग्रीस थी या ऑयल था, ऑयल के चारों ओर कौन सा पोर्शन आएगा, जो नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर पोर्शन इसके चारों ओर आ जाएगा तो बाहर की ओर कौन सा आ जाएगा, पोलर पोर्शन आ जाएगा ऐसे। अब इसके चारों ओर कौन आ जाएगा, इसके चारों ओर आ जाएगा वाटर, ये वाटर है, ये वाटर है। क्यों, वाटर भी पोलर और ये भी, सोप का जो पोलर वाला पार्ट है वो, इस तरह से। अब ये जब इतना बड़ा बल्क बन जाएगा तो जरा देखो क्या होगा,
पहले ये क्या था, ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन से कन्वर्ट हुआ कोलाइडल में, और कोलाइडल से मेरे दोस्त चला गया सस्पेंशन में। और जैसे ही ये सस्पेंशन में चला जाएगा वैसे ही क्या होगा, जो तुम्हारा कपड़ा है वो धुल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो गया, तो वो पानी में आ जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट, एज ए प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से हम क्लीनिंग करते हैं। जो ऑयल और ग्रीस होते हैं वो पहले कोलाइडल में कन्वर्ट हुए, वाटर उसके चारों ओर आ गया तो वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गए और वो बाहर आ गए, वो बाहर आ गए। कुछ ऐसा हुआ है, देखो अच्छे समझना तो समझो। ग्रीस, ये ग्रीस है, इसके चारों ओर नॉन पोलर आ गए, ये देखो नॉन पोलर के चारों ओर पोलर ऑफ वाटर आ गया, पोलर ऑफ सॉप आ गया, क्योंकि उसके पास 2 पॉल्ट होते हैं। अब पोलर ऑफ सोप के चारों ओर वाटर आ गया, इस तरह से ये जो बल्क बना, ये इतना बड़ा बल्क हो गया कि ये सस्पेंशन हो गया, और सस्पेंशन हो गया तो बाहर आ गया। इस तरह से काम करता है हमारा क्लीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, अब जरा दोस्तों हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट। इनकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो अब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जरा देखो, सबसे पहले केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट करके हम गोल्ड सॉल्ट बनाते हैं। ये देखो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का सल्फर से एक्सचेंज हुआ और हमारे पास ये आ गया। अब जो आर्सेनिक सल्फाइड है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोगुलेशन, मतलब आपस में एक फोर्स लगा लेंगे ऐसे, और इस तरह से सॉल्ट जनरेट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कोलाइडल आयन का मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके चारों ओर बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे ऐसे। इसी तरह से यहां है, ये जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, -2 + 4 अपने को ऑक्सीडाइज करता है, ये देखो, और इसको रिड्यूस करता है, ये देखो, और ये सल्फर आ जाता है। सल्फर सॉल्ट में सल्फर नहीं होता है, सल्फर एसिड, बहुत सारे एसिड इस तरह से एक्मुडेट हो जाएंगे, और ये जो बन जाएगा यही हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह रिडक्शन करके गोल्ड सॉल्ट बना दिया, बहुत सारे गोल्ड आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे, और इसी तरह से हमने इसका बना दिया, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब बात करते हैं पेप्टाइजेशन। ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है गोल्ड सॉल्ट फॉर्म करने की। गोल्ड सॉल्ट फॉर्म करने की पेप्टाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या होता है, किस तरह से काम करता है, मैं आपको 2 मिनट में सिखाता हूं, जरा आप मेरी बातों को बस फोकस रखिए। देखो बच्चों, ये हमारे पास लिक्विड है ऐसे, इस तरह से, और इस पर आपने कोई प्रेसिपिटेट बना रखा है, ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट से कोलाइडल आयन फॉर्म करना पेप्टाइजेशन है। ये देखो प्रेसिपिटेट, ये क्या है मेरे दोस्त, प्रेसिपिटेट। पेप्टाइजेशन की चाहो तो पहले डिफिनीशन समझ लो कि डिफिनीशन क्या है। पेप्टाइजेशन की डिफिनीशन है प्रेसिपिटेट से, ये देखो जरा लिखा है, प्रेसिपिटेट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना पेप्टाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें कोई प्रेसिपिटेट दे दिया गया, अब उससे यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे तो वो हमारा होगा क्या, पेप्टाइजेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखा देता हूं 2 मिनट में। देखो ये प्रेसिपिटेट है, इसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया ऐसे। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी लिख लें, जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है FeCl3 और प्रेसिपिटेट है FeOH का होल थ्राइस। अब जरा देखो ये किस तरह से काम करता है। प्रेसिपिटेट के बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये देखो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल हैं आपस में इंटरेक्ट है, किसी वीक फोर्स से बंधे हैं इस तरह से ऐसे, इनके बीच में कोई बहुत ही वीक इंटरेक्शन है इस तरह से। और ये पूरा प्रेसिपिटेट है। अब जरा समझिएगा,
आपने इसमें क्या किया, कुदा दिया है किसको, फेरिक क्लोराइड को। फेरिक क्लोराइड चार्ज पार्टिकल है, तो ये इनके बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक कर देता है। और इनके बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक करके करता क्या है, जरा देखिएगा क्या करता है। ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के चारों ओर ये इस तरह से एक्युमुलेट हो जाता है, इस तरह से। ऐसे, और इसके चारों ओर वाटर एक्युमुलेट हो जाता है, ऐसे। और इस तरह से कोलाइडल आयन आ जाता है हमारे पास, ऐसे। तो जरा देखो, यदि कोई कहता है कि इस कोलाइडल आयन को रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूं, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसमें तुमने क्या डाला, ये। तो जो आयन उसके चारों ओर आता है उसको ऐसे दिखाया जाता है। अब पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट कोलाइडल आयन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करता है, उनके बीच में जो भी बॉन्ड है वीक, उन सबको जो एग्रीगेशन हो रहा था उसको ब्रेक कर देता है, और उसके हर मॉलिक्यूल के चारों ओर अपना आ जाता है, और उसके चारों ओर वाटर आ जाता है। इस तरह से कोलाइडल आयन बन जाता है, ये देखो। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, यदि कोई पूछता है कि बताओ ये कोलाइडल आयन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, तो ये होगा FeOH का होल थ्राइस की पावर Fe3++। कोलाइडल आयन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोलाइडल जो होते हैं सॉल्यूशन, जो आयन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन पे दोनों तरह का चार्ज होता है, प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा, अब इसके चारों ओर घूमता कौन है, मतलब एक्युमुलेट कौन होता है, हमेशा ध्यान रखना कॉमन आयन एक्युमुलेट होता है। Fe था तो Fe एक्युमुलेट हुआ। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 न डाल के NaOH डालते तो फिर OH आयन एक्युमुलेट होता, क्योंकि यहाँ पे OH है, कॉमन आयन एक्युमुलेट होता है। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे आप इस बात को और अच्छे से समझ सकते। देखो, हमने ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है AgCl का, और इसमें दोस्त ऊपर से डाल दिया है AgNO3। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, AgNO3। प्रेसिपिटेट किसका, इसका। तो बता सकते हो कोलाइडल आयन कैसा बनेगा, AgCl सॉलिड ऑब्लिक Ag आयन, ये हमारा कोलाइडल आयन बनेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कैसे, कंफ्यूजन तो नहीं है ना यार भाई, ये प्रेसिपिटेट था, अब इसमें कॉमन आयन कौन है, Ag, ये आ गया। अब मान लो ये एग्जांपल ऐसे ना देके ऐसे पूछा जाता, तो जरा देखिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। ये हमारा प्रेसिपिटेट है, ये देखो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, मगर ऊपर से इस बार HCl डालना है एज इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ दोस्त क्या होगा, तो कॉमन आयन कौन है, Cl है, तो अब हमारे पास कोलाइडल आयन ये आएगा। कोलाइडल आयन कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो क्या होता है, पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, पेप्टाइजेशन का मतलब है हमारे पास प्रेसिपिटेट हो, उसमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट उस प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन। और जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो उसको बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। ये देखो, उसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, जैसा हम लोग सेल बनाते हैं ना, डिट्टो सेल बना लो, सेल के चारों ओर आप खूब सारी बर्फ भर दो। ये देखो आइस बर्फ, ये देखिए हमने ये जिस मेटल का सोल बनाना है उस मेटल को यहां ले लो, ये मेटल है, ठीक है, मेटल रॉड एनोड कर, यहां पर जो है दिखाया नहीं गया, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। यहां पर मेरे दोस्त फिलामेंट है, इलेक्ट्रिकल फिलामेंट। जब हाई वोल्टेज की आप बैटरी इस पर ऐड कर देते हो
तो ये जलता है। ये जलने से क्या होता है, ये मेटल जो होता है वो वेपराइज होने लगता है वेपर फॉर्म में। फिर ये आइस कोल्ड है इसके चारों ओर, तो ये वेपर जो होती है ठंडी होती है। जब वेपर ठंडी होती है तो कोलाइडल आयन बनते हैं। जनरली ये मेटल के सॉल्व बनाने के काम में आता है, मतलब मेटल के कोलाइडल आयन बनाने के काम में आता है। ये देखो, यही बात इसमें लिखी होगी। ये इस तरह से एक्युमुलेट हो जाएंगे बहुत सारे और कोलाइडल आयन बना देंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही तुम बैटरी को ऑन करोगे तो ये फिलामेंट क्या होगा, हीट देगा। हीट देने से मेटल की वेपर बनेगी। मेटल की वेपर जब कंडेंस होगी तो वो वेपर के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होके कंडेंस होके यहां पर क्या बना देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया है। अब यार दोस्त हमें पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ और भी है तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कैसे करोगे, ये कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और बहुत ही सस्ता, बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। देखो, डायलिसिस, डायलिसिस नाम हर बच्चे ने सुन रखा है ना। हम लोग डायलिसिस से थ्रू क्या करते हैं, ब्लड चेंज करते हैं। तो वही काम करना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बताता हूं। देखिए, ये जो आप बॉटल देख रहे हो, रियलिटी में ये बॉटल नहीं है, ये मेम्ब्रेन्स के बनी हुई बॉटल है। इसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये देखो, इसमें क्या लगी है, मेम्ब्रेन्स लगी है। अब ये मेम्ब्रेन्स कौन सी है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, तो जरा बताना, कोलाइडल सॉल्यूशन को कौन सी मेम्ब्रेन पास करा पाती है। फिल्टर पेपर तो पास नहीं करा पाता है। फिल्टर पेपर में कोलाइडल सॉल्यूशन तो पास हो जाता है ना। कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो कोलाइडल सॉल्यूशन को पास नहीं कराती है, वो होती है वेजिटेबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन। तो हम यहां मेम्ब्रेन लगा देते हैं, और मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं इस तरह से। अब गौर समझिएगा, और यहां भर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका प्यूरिफिकेशन करना है। अब क्या होता है, समझना होता क्या है। देखो, ये देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस ट्रू सॉल्यूशन, अब प्लस मेम्ब्रेन, हमने मेम्ब्रेन लगा दी। अब मेरे दोस्त बताना जरा क्या होगा, मेम्ब्रेन से ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो जाएगा। अब पास होके क्या होगा, इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। मेम्ब्रेन से ट्रू सॉल्यूशन पास होके इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा जिसमें वाटर भरा हुआ है, और कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर इसी में रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि सबको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता है, वो फिल्टर पेपर को पार कर पाता है। तो हमें क्या करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन करना है। तो अनप्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें भर देंगे। इससे जो ट्रू सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो इस मेम्ब्रेन को पार कर जाता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन सिर्फ क्या होगा, इस पैकेट के अंदर बचेगा, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो डायलिसिस मेम्ब्रेन लिखी है, ये एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन होगी, फिल्टर पेपर नहीं होगा। वाटर प्लस क्रिस्टलाइजेशन, बाकी तो वही बात है, और यही बात इसमें लिखी है, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है यार, ये जो डायलिसिस प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, तो इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। ये देखो, उसी में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये कैथोड लगा दिया, ये एनोड लगा दिया, ये देखो इस तरह से। अब कैथोड और एनोड लगाने से क्या होता है, कैथोड और एनोड लगाने से ये होता है कि जो कोलाइडल आयन होते हैं, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ाया था कि जो कोलाइडल सॉल्व होता है उसमें आयन होते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन। तो प्लस आयन और माइनस आयन अपोजिट प्लेट की ओर भागने लगते हैं, माइनस इधर की ओर आते हैं, प्लस वाले इधर की ओर जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये प्रोसेस में स्पीड आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो स्पीड अप होने की वजह से तेजी से हमारा क्या होता है, फिल्टर हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या है, डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायलिसिस का मतलब क्या है, सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या है, डायलिसिस विद रिस्पेक्ट डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करने का। ये मैंने आपको बताया था कि यार जो फिल्टर पेपर होता है, इससे तो कोलाइडल पास कर जाते हैं,
है कि नहीं। और जो मेम्ब्रेन होती है इनसे नहीं कर पाते हैं, इनसे तो पास कर जाते हैं, सॉरी इनसे पास कर जाते हैं, इनसे नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन बनाते हैं जिससे कोलाइडल सोल्यूशन पास कर पाए ना कर पाए। देखो यही है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय द सोकिंग विद द फिल्टर पेपर एंड कोलाइडल सोल्यूशन 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, वो तो उन्होंने फॉर्मेशन दे रखा कि कैसे बनाई जाती है। तो आर्टिफिशियल हम लोग फिल्टर पेपर बनाते हैं, आर्टिफिशियल फिल्टर पेपर ऐसा फिल्टर पेपर बनाते हैं जिससे हम कोलाइडल का सेपरेशन कर सकें। नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम कोलाइडल का सेपरेशन नहीं कर पाते, प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाते। तो हम इस तरह का फिल्टर पेपर बनाते हैं जिससे कोलाइडल सोल्यूशन ना पास हो सके मगर ट्रू सोल्यूशन पास हो सके। तो हमारा क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, किसका, कोलाइडल सोल्यूशन का। तो कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाएंगे और उसमें सोल्यूशन डाल देंगे। अब वो आर्टिफिशियल फिल्टर पेपर कैसा है, ऐसा है कि उसके छेद जो है इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन पास होगा मगर कोलाइडल नहीं पास होगा। और जबकि नॉर्मल फिल्टर पेपर से दोनों पास हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जरा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, पेपर में आती है। सबसे पहले ये देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सोल्यूशन चैप्टर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं कौन, कोलाइडल सोल्यूशन। इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बस लो होती है। द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, है ना, स्मॉल। दे आर बिगर इन साइज सो लेसर इन द नंबर। आपको पता है जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू के एफ एम के बी एम। डिस्पर्सन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, है ना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन एन बी। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। तो क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे शो करते हैं क्वालिटेटिव सॉल्यूशन, मगर इनकी वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि ये नंबर में कम होते हैं, बड़े साइज के होते हैं तो ये सॉल्यूशन में ज्यादा आ नहीं पाते हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू कम होती है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोई हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा, किसी तरह का कुछ नहीं दिखता है। मगर यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं तो एक लाइट बीम हमें पास करती हुई दिखती है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल देन द पाथ ऑफ बीम गेट एमुलेटेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या है कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लाइट बीम ऑफ लाइट डालते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो उससे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने की वजह से एक चमक आती है। ये देखो, कोलाइडल पार्टिकल पाथ ऑफ बीम गेट एमिनेटेड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो आप फिजिक्स का फंडा समझ ही गए, स्कैटरिंग की वजह से होता है वैसा। अब इसमें ये पूछा जाता है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसमें मेरे दोस्त ये बात पूछी जाती है कि कब टिंडल इफेक्ट पॉसिबल होता है, कब नहीं पॉसिबल होता है, तो उसकी कंडीशन जरूर याद रखना। यदि उसका डायमीटर कोलाइडल पार्टिकल का उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है तो फिर नहीं होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट तुम यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ और इसके डायमीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। रिफ्रैक्ट डिस्पर्स फेज का मतलब आपको मैंने बताया कम वाला, डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा वाला। टिंडल इफेक्ट इज नॉट सो बाय ट्रू सॉल्यूशन, ये मैं अभी बता ही चुका हूं, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं कि उन्होंने कैसे किया है। अब कलर, कोलाइडल आयन में कलर भी आता है। देखो ये देखो, द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड
और ये किस वजह से आता है, स्कैटरिंग की वजह से आता है। तो जरा ध्यान रखना कि किस तरह का कलर किस तरह से आएगा, और वो कलर किन बातों पर डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है। कौन सा कलर आएगा ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा क्या कोलाइडल सोल्यूशन कलर शो करते हैं, या कोलाइडल सोल्यूशन कलर शो करते हैं तो किस मेथड की वजह से करते हैं, तो स्कैटरिंग लिखना पड़ेगा। तो कोलाइडल सोल्यूशन का जो कलर होता है किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा साइज पे, नेचर ऑफ पार्टिकल पे, इस पर डिपेंड करता है। ब्राउनी मोशन देख लो, ब्राउनी मोशन क्या है, जिगजिग मोशन है ना, कि जब हम लोग इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअस जिगजिग मोशन करते रहते हैं, ठीक है। पावरफुल अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप से देखने पर ये बात पता चलती है। ये बात किसने दिखाई थी, ब्राउनी ने दिखाई थी, इन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इसको ब्राउनी मोशन कह दिया। ये किस पर डिपेंड करता है, तो जरा ये बात ध्यान रखना, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉलर द साइज लार्जर द विस्कोसिटी, है ना। अब देखो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है, वो तो मैंने अभी पीछे पेप्टाइजेशन में पढ़ाया ही था। कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी ए इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये बात मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल के पास हमेशा कोई चार्ज होता है, प्लस या माइनस। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज द सेम ऑन द पार्टिकल इज गिवन कोलाइडल सोल्यूशन मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द चार्ज ऑफ द सोल पार्टिकल इज ड्यू टू द वन और मोर रीजन, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। भाई किसकी वजह से चार्ज आ सकता है, तो यदि वो किसी का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा तो उसकी वजह से चार्ज आ सकता है, या उसके चारों ओर कोई पार्टिकल क्या हो, एक्मुडेट हो जाए तो उसकी वजह से चार्ज आ सकता है, जो मैंने अभी पीछे कराया था। अब एग्जांपल, ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कब किस तरह का चार्ज पार्टिकल बनता है। अब मैं आपको समझाता हूं, जरा समझिएगा अच्छे से। When silver nitrate solution is added to potassium iodide, जरा बताना कौन किस में ऐड किया जा रहा है, प्रेफरेंशियल होता है, गौर समझिएगा, पूछा जाता है पेपर में। आपने कहा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है, किसमें, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इसका मतलब ज्यादा है, इसमें ऐड कौन कर रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये कम है, मतलब ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, यही तो हुआ। देखो when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution, the precipitate silver iodide observed, iodide ion form the dispersion medium, the negative charge collide solution result। अब ये बात मैं समझाता हूँ। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, AgNO3 जब Ki से रिएक्शन करता है दोस्त तो AgI बनाता है, और बनाता है K और NO3। अब मेरे से बताओ ज्यादा कौन होता है, डिस्पर्सन मीडियम। तो यार ये तो खत्म ही हो गए ना पूरे के पूरे, Ag पूरा का पूरा किस में आ गया, I के साथ आ गया, NO3 तो जो ज्यादा होता है उसी का आयन उसके चारों ओर आता है। ये देखो AgI सॉलिड, अब इसके चारों ओर कौन आयन आएगा, जो ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब डिस्पर्सन मीडियम का आयन आएगा, डिस्पर्सन मीडियम का आयन उसके चारों ओर आता है। अभी डिस्पर्सन मीडियम कौन है, Ki है, तो I आयन चारों ओर आया और ये निगेटिव सोल बना। अब जरा इसी स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। However, when iodine, देखो पोटेशियम आयोडाइड एडेड इन AgNO3 सॉल्यूशन, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है और इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं, तो अब ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, अब ये क्या है, डिस्पर्सन फेज है, ज्यादा कौन है ये, तो इसका आयन आएगा, तो पहले AgI बना सॉलिड, अब इन दोनों में कॉमन आयन कौन है, ये तो खत्म हो गया है, तो ये बचा है ना, ये ज्यादा है, तो बस अब इसके चारों ओर ये आएगा और हमारा कोलाइडल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये देखो तो सराउंडिंग में कौन सा आयन आता है, जो डिस्पर्सन मीडियम का होता है वो ज्यादा होगा, आएगा कौन सा आयन, कॉमन आयन आएगा। कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर NO3 नहीं आया, तो कॉमन कौन है, सिल्वर है, तो सिल्वर आएगा,
है कि नहीं, इसमें कॉमन कम था आयोडीन, तो आयोडीन आया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, इसीलिए मैंने ज्यादा एग्जाम्पल रखे। FeCl3 is added to excess of hot water. अच्छा, a positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed due to the dispersion of ferric ion, but ferric chloride is added to NaOH, a negative sol form obtained with absorption of OH ion. अब ये बात भी समझा देता हूँ कि ये कहानी क्या है, जरा सुनिए। FeCl3 is added to excess of hot water. जब हम FeCl3 को excess of hot water में ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिवली सोल मिलता है, ये देखो ऐसा। मगर जब हम NaOH में ऐड करते हैं इसको, ये देखो, तो हमें निगेटिवली सोल मिलता है। देखो यार, वाटर में आयोनाइजेशन बहुत पुअर होता है। वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत पुअर होता है, वेरी वेरी पुअर होता है। इस वजह से हमारे पास आयन होते ही नहीं है, तो उसके चारों ओर Fe आ जाता है। तो उसके चारों ओर कौन आता है? Fe आता है। मगर NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते हैं, इस वजह से उसके चारों ओर कौन आएगा? OH आयन आएगा। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FeCl3 को जब हॉट वाटर में मिलाओगे तो आपके पास आयन ही कहाँ है? आयन के फॉर्म में सिर्फ Fe तो है। वाटर का आयोनाइजेशन तो बहुत पुअर होता है। मगर जब NaOH में मिलाओगे तो NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो OH आयन बहुत सारे होंगे, तो वो चारों ओर वो आएंगे। द चार्ज कोलाइडल अट्रैक्ट काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग ए सेलेक्टिव लेयर, ये सब तो बता ही चुका हूं मैं। अब भाई माइनस के चारों ये आया, अब इसके चारों ओर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन आएगा? जो ज्यादा होगा। इसके चारों ओर कौन आ जाएगा? अपोजिट चार्ज आएगा, जो कौन होगा? ज्यादा होगा। इसमें तो कुछ कहना नहीं है। The combination of the two layers of the opposite charge around the colloidal particle is called Hamiltonian electrical double layer. अब इस बात को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आओ, समझना। ये हमारे पास कोलाइडल आयन बन गया। अब ये कोलाइडल आयन कैसा आया है? प्लस। अब प्लस के चारों ओर कौन आएगा? निगेटिव। अब निगेटिव आएगा किसका? तो ऑलवेज निगेटिव हमारा किसका आएगा? ध्यान दो, किसका आएगा भाई? प्लस के चारों ओर निगेटिव आएगा, तो आएगा किसका? डिस्पर्सन मीडियम का। क्यों? डिस्पर्सन मीडियम वाला जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा। तो दो लेयर हो गई चार्ज की, एक लेयर ये हो गई माइनस और एक लेयर ये हो गई प्लस, इसीलिए बोलते हैं डबल लेयर। अब इसके चारों ओर कौन आएगा? प्लस। कौन सा प्लस आएगा? के। दो लेयर हो गई, एक ये, इसको भी बोलेंगे डबल लेयर। यही बात यहाँ पे लिखी है। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और वो कैसे आई? माइनस के चारों ओर, ये देखो, यही बात अभी मैंने पीछे बताई थी। अब टाइप ऑफ सोल्ट, पॉजिटिव गोल्ड सॉल्ट, निगेटिव गोल्ड सॉल्ट, तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि पॉजिटिव गोल्ड सॉल्ट होते हैं, निगेटिव गोल्ड सॉल्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये बता देते हैं। 6 नंबर, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड कार्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये तो यार आप आराम से समझ जाओगे। हमने क्या किया है, इसमें वो कोलाइडल सोल्यूशन भर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। अब बताओ, कोलाइडल सोल्यूशन में तो क्या होते हैं? प्लस और माइनस दोनों तरह के आयन होते हैं। तो अब ये प्लस है तो प्लस की ओर कौन भागेगा? माइनस वाले आयन भागेंगे, और माइनस की ओर कौन भागेगा? प्लस वाले आयन भागेंगे। इसी को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। कोलिगेशन प्रॉपर्टी, कोगुलेशन कैसे होता है, जरा इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि कोगुलेशन कैसे होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है एटम जो है एग्रीगेट करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं। द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ड्यू विच द पार्टिकल कम नियर टू ईच अदर एंड एग्रीगेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं बताता हूं है क्या, मामला क्या है। जरा देखो, ये हमारे पास कोलाइडल आयन है, इस पर कोई चार्ज है, अब हम किसी तरह कुछ मिलाएं, कोई रेजेंट डालें, और ये इस रेजेंट को क्या कर दें? चार्जलेस में कन्वर्ट कर दें, न्यूट्रल कर दें। तो क्या होता है? ये न्यूट्रल आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं ऐसे, और एग्रीगेट करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सटल डाउन हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन एक प्रोसेस है, पेप्टाइजेशन का उल्टा।
पेप्टाइजेशन में हम क्या करते थे, प्रेसिपिटेट से कोलाइडल में जाते थे। कोगुलेशन में उल्टा कर रहे हैं, कोलाइडल से प्रेसिपिटेट में जा रहे हैं। जब हम प्रेसिपिटेट से कोलाइडल में जाते थे तो कैसे जाते थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को चार्ज आयन में कन्वर्ट करते थे, उसके चारों ओर Fe आ जाते थे ना। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, चार्ज मॉलिक्यूल को न्यूट्रल कर देंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। वही बात ये लिखिए। अब उसके इतने सारे मेथड होते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, तो अपने लिए दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हार्डी-सुलजे रूल। ये क्या होता है जरा समझो, हार्डी-सुलजे रूल क्या होता है। ये कोगुलेशन की पावर को बताता है। हायर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर विल बी इट कोगुलेटिंग पावर। जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोगुलेशन की पावर होगी। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखो एल्युमिनियम के +3 चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज है, Na पे +1 है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी। जैसे मेरे से किसी ने कहा, देखो बात समझिएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसके लिए बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट या कोगुलेटिंग एजेंट कौन होगा, तो हम कहेंगे ये होगा, क्योंकि इसमें बैलेंसी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। यदि निगेटिव में पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर -4 है, उसके ऊपर -3, उसके ऊपर -2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोगुलेटिंग पावर जो होती है वो हमेशा जो होती है चार्ज ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज, उल्टा लिख गया है, चार्ज ऑफ आयन के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोगुलेशन की पावर होगी। इस तरह से उतनी तेजी से वो क्या कर रहा होगा, प्रेसिपिटेट बना रहा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन को। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना, एग्रीगेट करके सेटल डाउन करना कोगुलेशन कहलाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना कोगुलेशन कहलाता है। और करते कैसे हैं, कोलाइडल चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको न्यूट्रल कर देते हैं। जब वो न्यूट्रल कर देते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं और बल्क बना देते हैं, जिससे वो पानी में अलग हो जाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना क्या है, कोगुलेशन है। उस कोगुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपने आप थोड़ी होगा, तो उसको करने के लिए कोई रेजेंट मिलाना पड़ता है। उस रेजेंट को कहा जाता है कोगुलेटिंग रेजेंट या फोगुलेटिंग रेजेंट। अब उसकी पावर कैसे निकाली जाए, तो उसकी पावर जो होती है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखो, अब एक और टर्म गोल्ड नंबर, ये क्या होता है, ये देखो मैं आपको समझाता हूं कि गोल्ड नंबर क्या होता है। यहां से जरा समझिए पहले। इतनी बात ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब फेल होने वाला है, पहले ये बात समझ में आ गई क्या था। अब देखो मैं इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं हार्डी-सुलजे रूल से। देखिए आप अभी क्या कर रहे थे, आप यार दोस्त ये कर रहे थे कि आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन था। ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आराम से आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इसमें एक रेजेंट मिलाते हो, वो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को पीवीटी में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे एग्रीगेशन करके बैठा देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है क्या, ये देखो कोगुलेशन। ठीक है, प्रोसेस इज नोन कॉल्ड कोगुलेशन। अब जरा देखो, इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा कोगुलेशन, ध्यान दीजिए। अब इस प्रोसेस को क्षमता, ये तेजी से कितना होगा, तो रेजेंट की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ रेजेंट, इफिशियंसी को निकालने का हमने एक रास्ता निकाला, हार्डी-सुलजे रूल। वो क्या था, वो ये था कि जो इसकी पावर है कोगुलेटिंग पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयंस, या फिर इसी को हम लोगों ने कहा वैलेंसी के, है ना।
अब जरा इतनी बात समझे, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका वर्क बताओ क्या है। इसका वर्क है कैलकुलेशन करना। तो गोल्ड नंबर जो होता है इसका अपोजिट होता है। गोल्ड नंबर का काम होता है कैलकुलेशन को रोकना। इसका काम क्या है, इसका काम है कैलकुलेशन को रोकना। अब ये बेचारा कैसे रोकेगा, ये देखो। तो गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर भी एक तरह का रेजेंट है। गोल्ड नंबर में हम लोग जो डालेंगे वो भी एक रेजेंट डालेंगे, एक तरह का रेजेंट डालते हैं। वो रेजेंट क्या होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसका काम होगा कोagulation को रोकना। इसका काम था कोagulation बनाना और इसका काम है कोagulation रोकना। अब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, जरा गौर से समझिएगा। हमने क्या लिया बच्चों, टेन ml गोल्ड सॉल लिया, 10 ml गोल्ड सॉल लिया। गोल्ड सॉल कैसा सोल्यूशन होता है, लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक सॉल होता है ना। गोल्ड ml लायोफोबिक सॉल है जो एक दूसरे को हीट करते हैं, न्यूट्रल होने की वजह सेटल डाउन। अब 10 ml गोल्ड सॉल लिया। अब यार इसके कोagulation के लिए कि ये सेटल डाउन हो जाए, हमने क्या किया, 1 ml NaCl सोल्यूशन मिलाया, जिसका कंसंट्रेशन दोस्त कितना है, 10% W/W या 10% W/V। जरा समझिए, 10 ml हमारे पास गोल्ड सॉल्ट था, उसके कोagulation के लिए मैंने 1 ml NaCl का सोल्यूशन मिला दिया। ठीक, जब आप NaCl का सोल्यूशन मिलाओगे तो कोagulation हो जाएगा। ये काम चल रहा था, अचानक क्या हुआ, गोल्ड नंबर आया। इसने कहा ऐसा नहीं चलेगा, इसने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं कोagulation नहीं बनने दूंगा। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट के कितने ml मिला दिए, सपोज करो x मिलीग्राम मिला दिए, x मिलीग्राम। इसका काम क्या है, जरा फिर से ध्यान रखना, काम है कोagulation ऑफ लायोफोबिक सॉल का ना बनने देना, कोagulation ना बनने देना। अब ये कैसे कोagulation नहीं बनने देगा, क्यों, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम एक स्पेसिफिक रेजेंट डालेंगे तो कोagulation हो जाएगा। तो अब हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसी को कहा गया है गोल्ड नंबर। ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोलाइट का ही हम पावर अभी काउंट करेंगे, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को ही आप गोल्ड नंबर कहते हो। इस इलेक्ट्रोलाइट को ही हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि किसी भी तरह से कुछ भी हो मगर कोagulation नहीं होना चाहिए। तो अब जरा देखो कैसे नहीं होना चाहिए, इसको कोagulation को रोकने के लिए इसका कितना अमाउंट लग रहा है, x मिलीग्राम। अब बात आई ये कोagulation रोकता कैसे है, तो जरा देखो, लायोफोबिक सॉल्ट की एक खास बात होती है, मैंने पीछे पढ़ाया था, ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। हीटिंग इफेक्ट शो करने की वजह से ये बहुत इजीली शटल डाउन हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब इनके चारों ओर, पहले इनके चारों ओर क्या होगा, एक लेयर बना देगा, कौन, गोल्ड नंबर। ऐसे इस तरह की एक लेयर क्रिएट कर देता है ये गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का मतलब समझ रहे हो, गोल्ड नंबर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वाला, ये कुछ कर ही नहीं पाता है, मतलब जिसकी वजह से ये कोagulation नहीं कर पाता है, कोagulation नहीं कर
पाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड नंबर एक लेयर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से इसका कोगुलेशन नहीं हो पाता है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक हमारा क्या लायोफिलिक सॉल्ट है। वो क्या करता है, देखो मैं इसकी डिफिनीशन लिख रहा हूं, चलो इस कलर से लिखता हूँ, ये कलर बच्चे बोलते हैं। हाँ, गोल्ड नंबर का देखो क्या, टोटल अमाउंट ऑफ, अमाउंट किसमें, मिलीग्राम में, क्योंकि बहुत कम डालना पड़ता है मिलीग्राम में, अमाउंट ऑफ लायोफोबिक, टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट required to protecting of coagulation of 10 ml of lyophobic salt if 1 ml NaCl जिसका मास परसेंट कितना है 10 W/W इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन। जरा ये देखो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ी टफ है, आप इस बात को समझो। क्या 10 ml गोल्ड सॉल्ट को कोआगुलेट करने के लिए 1 ml NaCl 10% जो डाला गया था उसके कोआगुलेशन को रोकने के लिए जितना आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उसी को गोल्ड नंबर कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्टिंग ऑफ कोआगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, 10 ml ऑफ लायोफिलिक सोल्यूशन इफ 1 ml NaCl 10 W/W इन्वॉल्व इन सॉल्व। तो जरा समझो, यदि 10 ml NaCl सॉरी 10 ml गोल्ड सॉल में 10 ml गोल्ड सॉल का वो कोआगुलेशन रोकने के लिए जितना आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो वही गोल्ड नंबर है x ग्राम, ठीक है। और आपने कोआगुलेशन के लिए डाला क्या है 1 ml NaCl जिसका कंसंट्रेशन कितना है 10/10 W/W। अब इसको निकाला कैसे जाए, तो निकालने का ये फार्मूला है। अब जरा देखो, इसको निकालने का एक बहुत सिंपल फार्मूला भी है, पहले सिंपल फार्मूला बताता हूँ। 10 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए कितना डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट x ग्राम। अब मैं कह रहा हूं 20 ml गोल्ड सॉल्ट है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कितना डालोगे 2x डालोगे यार, भाई ये वैल्यू डबल हो जाएगी तो वो भी डबल हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा बताओ 1 ml गोल्ड सॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रोलाइट मिलानी पड़ेगी x/10। भाई जब 10 ml है तो ये x मिलीग्राम लग रहा है, जब ये 1 होगा तो ये x/10 मिलीग्राम लगेगा। तो चाहो तो आप जर्नली भी निकाल सकते हो, बस इस रिलेशन को याद रखो कि 10 ml के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड हो रहा है। 10 ml के लिए मैंने सपोज कर लिया m मिलीग्राम हो रहा है, तो बस अब जिसमें पूछेगा उसको निकाल देना। तो 10 ml के लिए x मिलीग्राम हो रहा है, तो यदि वो कहता है कि यार हमारे पास 200 ml गोल्ड सॉल्ट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो 10 के लिए x चाहिए तो 200 के लिए कितना चाहिए 20 चाहिए, है कि नहीं। ऐसे ही निकालना है। इसी चीज को हमने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखो गोल्ड नंबर का फार्मूला, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10। अब एक बात और, प्रोटेक्टिंग पावर, जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा प्रोटेक्टिंग पावर उतनी कम होगी। ऐसा कैसे, जरा बताओ। यदि ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब यार ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, करना तो 10 ही ml को है, डेफिनेशन तो 10 ही ml में डिफाइन है ना। तो यदि x की वैल्यू ज्यादा आ रही है इसका मतलब इसको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा वैल्यू खर्च करनी पड़ रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हुई कि खराब हुई, खराब हुई। क्योंकि यदि वो अच्छी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको जरा सा डालेंगे वो प्रिवेंट कर देगा, कोगुलेशन नहीं होने देगा। तो इसका मतलब गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी।
प्रोटेक्टिंग पावर, ये देखो, सॉरी ये देखिए, तो प्रोटेक्टिंग पावर गोल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि कहीं हमें गोल्ड नंबर बता दिया जाएगा तो हम बता देंगे कौन सा सॉल्ट ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर रखता है। ठीक है, कौन सा सॉल्ट ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर रखता है। अब छोटे मोटे एग्जाम्पल है, आप उनको करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सारी बातें खत्म कर दी है, सरफेस भी खत्म कर दिया आपका। ठीक है, अब यदि कुछ बचा हो तो बता सकते हो, नहीं तो मैंने अपनी तरफ से बातें खत्म कर दिया। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ और भी आपके लिए लाया जाए, तो डिस्कस करके फिर हम लोग नई बातें लाएंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या है, चीजों को रिवाइज करना, अच्छे से रखना। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।